तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं घर्षण के नियम। पिछली वाली हेडिंग में हम लोगों ने यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया था पूरा, है ना। अब हम लोग को यहां जो समझना है बच्चा, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रैक्शन। अगर बात लॉ ऑफ फ्रैक्शन की करते हैं कि सबसे पहले लॉ ऑफ फ्रैक्शन दिए किसने थे, तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताना है, कूलाम्स। यानी कूलाम वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ध्यान रखना लॉ ऑफ फ्रैक्शन दिए थे, इसलिए कई बार हम लोग इसको फ्रैक्शन के नियम या कूलाम के नियम भी कहते हैं। घर्षण के ध्यान रखना 3 नियम थे और तीनों नियम को समझने के लिए आपको एक डायग्राम में आना होगा। तो वो डायग्राम हम लोग पहले बना लेते हैं। देखो भाई, जैसा कि आपको सबको पता है कि ये मैंने आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाई और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में नीचे की ओर आपको पता है कि mg काम करता है और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन r काम करता है। अगर आगे की ओर आपने फोर्स को अप्लाई किया है, आगे की ओर फोर्स अप्लाई किया है, तो पीछे की ओर आप सबको पता है कि घर्षण बल काम करेगा, पीछे की ओर घर्षण बल काम करेगा और यही घर्षण बल होता है हमारा Fs, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि घर्षण के अगर 3 नियम है तो 3 नियम में क्या बताया गया है। तो बच्चा पहले नियम में क्या कहा गया है, घर्षण का पहला नियम यह कहता है कि घर्षण बल का मान अवलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। दैट मीन्स जो भी आपका घर्षण बल होगा, जो भी आपका फ्रैक्शन फोर्स होगा, वो अवलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो भी हमारी नॉर्मल रिएक्शन होगी सरफेस पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर आपने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और वही कांस्टेंट होता है म्यू, वही कांस्टेंट होता है तुम्हारा म्यू। तो यहां से तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा मेरे भाई, कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर म्यू आर। ओके, तो अगर मैं पूछूं घर्षण बल का क्या फॉर्मूला होता है तो आप सीधा सीधा बताइए यार, F बराबर म्यू आर। बट 2 तरह के घर्षण होते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। इनको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 पार्ट में। इनमें से एक पार्ट होगा तुम्हारा स्टैटिक फ्रैक्शन और दूसरा पार्ट होगा काइनेटिक फ्रैक्शन। एक पार्ट होगा स्टैटिक, दूसरा पार्ट होगा काइनेटिक। अब स्टैटिक फ्रैक्शन याद करो क्या होता है, तो ये सब मैं बता चुका हूं कि स्टैटिक फ्रैक्शन का मतलब होता है म्यू एस इंटू आर, जो कि लिमिटेड अवस्था में होता है, और एफ के बराबर काइनेटिक फ्रैक्शन बराबर होता है म्यू के इंटू आर। तो घर्षण बल का फॉर्मूला म्यू इंटू आर होता है और एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, एफ के बराबर म्यू टू इंटू आर। फिर यहां पर मैंने कल भी आप लोगों को ये 2 छोटे छोटे पॉइंट बताए थे कि एफ एस का मान एफ के से ज्यादा होता है और म्यू के का मान या म्यू एस का मान म्यू के से ज्यादा होता है। तो ये 2 छोटे छोटे पॉइंट आपको और याद रखने हैं और कह सकते हो कि यहां से हमारी ये पहला वाला नियम समाप्त हो जाता है। पहला वाला नियम ये है कि जो भी घर्षण बल होगा वो अवलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। चलिए, तो म्यू, यहां से आप म्यू बराबर पूछा जाए तो F बटे R भी कह देना, जो भी आपको कहना हो, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर्षण गुणांक जो आपने कहा, कौन है घर्षण गुणांक, यानी म्यू। म्यू तो बोलते हैं घर्षण गुणांक या फ्रैक्शन कोफिशिएंट। अगर मैं पूछूं कि म्यू क्या है तो आप सीधा सीधा बोलिए कि म्यू का मतलब है यहां घर्षण गुणांक या फिर आप फ्रैक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हैं। तो बच्चा जो हमारा घर्षण गुणांक होता है दैट मींस म्यू होता है, म्यू होता है वो, उसका मान जो है ना वो सतह के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। जो भी म्यू होगा वो सर सतह के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करेगा, बल्कि म्यू किस बात पे निर्भर करता है, म्यू केवल और केवल इस बात पे निर्भर करता है कि सतह चिकनी है या फिर सतह खुरदरी है। मतलब सतह चिकनी है या फिर सतह खुरदरी है, दैट मीन्स सतह स्मूथ है या फिर रफ है ना। तो ये जो म्यू मैंने बताया सर, इसका मान एरिया से मतलब नहीं है। एरिया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब बस इस बात से होता है कि आपकी सतह कैसी है, वो स्मूथ है मतलब चिकनी है, स्मूथ है या फिर रफ है, या फिर रफ है। अब इसमें भी देखो क्या पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें भी आपको क्या पॉइंट याद रखना है। पॉइंट ये याद रखना है कि जैसे जैसे हमारा चिकनी होती जाती है सरफेस, तो घर्षण गुणांक कम होता जाता है। यानी चिकनी सरफेस के लिए म्यू का मान कम होता है और रफ सरफेस के लिए, खुरदरी सरफेस के लिए म्यू का मान ज्यादा होता है ना। तो म्यू तुम्हारा एरिया पर निर्भर नहीं करता, म्यू केवल और केवल सतह के स्मूथनेस और रफनेस पे निर्भर करता है।
चिकनी के लिए म्यू कम होता है, खुरदरी के लिए म्यू ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब यहीं पर देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूं। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी पिंड का भार बढ़ा दिया जाए, यदि किसी पिंड का भार बढ़ा दिया जाए तो तुमसे 2 पॉइंट पूछेगा कि म्यू और घर्षण बल इन दोनों में कौन बढ़ेगा कौन कांस्टेंट। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। तो यही मैं बता देता हूं कि यदि किसी पिंड का, यदि किसी बॉडी का आपने भार बढ़ा दिया, भार बढ़ा दिया मतलब द्रव्यमान बढ़ा दिया है, तो द्रव्यमान बढ़ा देने से म्यू पर क्या फर्क पड़ेगा और घर्षण बल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बड़ा कॉमन सवाल है। तो याद रखना, जब तुम भार बढ़ाते हो ना, मान लीजिए मैं ये सरफेस है, ये मोबाइल है, मोबाइल का वजन मैंने बढ़ा दिया, इसके ऊपर कुछ और रख दिया, तो भार बढ़ने से इसका चिकनापन और खुरदरेपन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात भार बढ़ने से इसका जो म्यू है ना वो कांस्टेंट रहेगा, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। बट घर्षण बल के फॉर्मूले में क्या होता है सर, घर्षण बल के फॉर्मूले में म्यू इंटू आर होता है। देखो घर्षण बल के फॉर्मूले में क्या आता है सर, घर्षण बल के फॉर्मूले में देखो म्यू इंटू आर आया। म्यू कांस्टेंट है, बट अगर मैं आर की बात करता हूं कि आर क्या होगा, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, तो आर का मतलब तो सीधा सीधा mg के बराबर है, आर का मतलब तो सीधा सीधा mg के बराबर है। अब अगर आपने भार बढ़ाया तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ गया तो फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी घर्षण बल है सर, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा कि भार बढ़ाने से घर्षण गुणांक पे क्या फर्क पड़ेगा या फ्रिक्शन घर्षण बल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो घर्षण गुणांक के बारे में पूछा जाए तो तुम सीधा सीधा बताइए कि घर्षण गुणांक कांस्टेंट रहेगा, और घर्षण बल के बारे में पूछा जाए तो घर्षण बल बढ़ जाएगा। बताइए। ओके सर, तीसरा वाला पॉइंट समझाओ जरा, मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि घर्षण गुणांक का मान सतह के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, हाँ, लेकिन एरिया पे निर्भर कौन नहीं करता, घर्षण गुणांक नहीं करता, बट घर्षण बल जरूर करता है। अब देखो, अगर एक एरिया बढ़ा दिया जाए तो मानी बात है उसका भार बढ़ जाएगा, और भार बढ़ जाएगा तो घर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा वो पेचीदा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगला तीसरा पॉइंट देखिए, घर्षण बल की दिशा पिंड के चलने के विपरीत होती है, या जिस दिशा में पिंड चलना चाहता है उसके विपरीत होती है। सीधी सी बात यह है कि घर्षण बल की जो भी दिशा होगी, अगर वो पिंड आगे की ओर चल रहा है तो पीछे की ओर होगी। अगर ये ना भी चल रहा होता, मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि पिंड नहीं चलता और आप इसको खींच रहे हो, चल नहीं रहा, तो चल रहा है या फिर चलना चाहता है। तो जिस डायरेक्शन में पिंड चलता है या फिर चलने का प्रयास करता है ना, चलना चाहता है, उसके कहां होती है, विपरीत होती है। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा पिंड के चलने के विपरीत होती है। कभी ऐसा मत कह देना कि बल के विपरीत होती है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे कि अगर आपका यही वाला जो बॉडी है, अगर यही वाली जो बॉडी है वो इधर रखी होती है, ऐसे ये द्रव्यमान रखा होता, और एक घिन्नी की मदद से आप इसको ऐसे खींच रहे होते, तो बल तो तुमने इस डायरेक्शन में लगाया, बट घर्षण बल जो आएगा वो देखिए वो पिंड के चलने के विपरीत दिशा में, यानी यहां आएगा, ये घर्षण बल होगा। तो घर्षण बल बल के विपरीत नहीं है, बल तो ऐसे, उसका विपरीत ऐसे आएगा, चलने के विपरीत है ना। बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये पॉइंट हमेशा सही नहीं होता। मतलब आप याद किए रहो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सही नहीं होता। इसके एक दो जगह पे अपवाद आपको देखने को मिलेंगे हैं। अपवाद इसलिए भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं अधूरा पॉइंट होता है। मैं एक दो अपवाद बताता हूं, कभी आपका आ जाए तो आप सही कर देना। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर एक साइकिल का पहिया रोलिंग का मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, रोलिंग मोशन कर रहा है, आगे की ओर लुढ़क रहा है। अगर एक साइकिल का पहिया आगे की ओर इस तरीके से रोलिंग मोशन कर रहा है, देख लो, तो तुमसे कहेगा ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसको मैंने पॉइंट ए कह दिया, इस ए बिंदु पर घर्षण बल की दिशा बताइए। मतलब ये साइकिल का पहिया इस तरीके से रोलिंग मोशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। फिर तुमसे कहेगा कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है ना, इस पे घर्षण बल की दिशा बताइए। तो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि पहिया आगे की ओर जा रहा है,
तो घर्षण बल पीछे की ओर हो रहा, थोड़ा सा गलत हो जाता है इसमें, समझने का प्रयास करिएगा। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी जो इससे जुड़ा हुआ बिंदु है, ऐसे घूमते समय ये जुड़ा हुआ बिंदु उस समय कहीं ना कहीं पीछे की ओर जाना चाहता है, भाई ऐसे घूम के पीछे की ओर जाना चाहता है। यही रीजन है कि यहां पर जो घर्षण बल की दिशा होती है वो पीछे की ओर ना होते आगे की ओर होती है। यही रीजन है कि यहां पर घर्षण बल की जो दिशा होती है मेरे बच्चा, वो पीछे की ओर ना होते कहां की ओर होती है सर, आगे की ओर होती है। तो याद रखना, पूछा जाता है कई बार कि यदि कोई पहिया प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब रोलिंग मोशन रोल कर रहा है, उस समय घर्षण बल की दिशा कहां की ओर होगी, तो आपको पीछे नहीं बताना, आपको आगे बताना है। आपको कहां बताना है? आगे। ये एक अपवाद वाला पॉइंट है, कई बार दिशा से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एक और पॉइंट बड़ा खास होता है, ये वाला पॉइंट बड़ा खास होता है कि मान लीजिए अगर एक आदमी एक खंबे में, मान लीजिए एक आदमी एक खंबे में ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ रहा है ना, तो बताइए घर्षण बल की दिशा कहां होगी? और अगर यही एक आदमी इस खंबे में नीचे की ओर उतर रहा है, तब बताइए घर्षण बल की दिशा कहां होगी? ये भी एक पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चढ़ते समय घर्षण बल की दिशा कहां होगी और नीचे उतरते समय घर्षण बल की दिशा कहां होगी? इसमें भी आपको अपवाद मिलेगा, है ना। चलो, तो जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक आदमी नीचे उतर रहा है, घर्षण बल की दिशा बताइए। उतरने वाले केस में मैं बताता हूं पहले। तो उतरने वाले केस में क्या है, मैंने ऐसे पकड़ा और ठट 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 उतरता चला गया, तो मेरा मोशन भी नीचे की ओर हो रहा है और मेरा जो mg है, वो भी नीचे की ओर लगा है। तो इस कंडीशन में तो घर्षण बल कहां की ओर हो जाता है सर? इस कंडीशन में घर्षण बल ऊपर की ओर हो जाता है। यानी जब खंबे से आदमी नीचे उतरता है तो याद रखना घर्षण बल ऊपर की ओर होता है। बट जैसे ही प्रश्न आता है कि बताइए सर ये आदमी अगर ऊपर की ओर चढ़ रहा होता तो क्या होता, तो आपको ऐसा लगेगा कि आदमी जब ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो घर्षण बल नीचे की ओर होना चाहिए। बस यही गलत हो जाता है। गलत क्यों हो गया सर? अगर आदमी ऊपर चढ़ रहा है तो घर्षण बल नीचे की ओर, तो मैं कहूंगा कि देखो यार आदमी का भार mg वो भी नीचे की ओर है ना, घर्षण बल भी नीचे की ओर। तो आप मुझे बताइए घर्षण बल mg सब नीचे की ओर है तो आदमी ऊपर चढ़ कैसे रहा है? फिर भाई एक चीज आगे हो तो दूसरी चीज पीछे, जैसे कि यहां नीचे उतरते समय नीचे हमारा mg है तो ऊपर घर्षण बल। तो जब भी कभी आपको घर्षण बल की सही दिशा निकालनी हुआ करे तो ये चलने वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाता है। बट सही दिशा निकालने का एकदम सटीक तरीका ये होता है कि जहां पर भी मोशन हो रहा हो, उसको एकदम चिकना कर दो, एकदम चिकना कर दीजिए। एकदम चिकना का मतलब एकदम चिकना कर दीजिए। और जैसे ही आप चिकना कर दोगे फिर आप देखो कि बॉडी का मोशन कहां की ओर होता है। चिकना कर देने के बाद देखिए बॉडी का मोशन कहां की ओर होता है, उसके विपरीत कीजिए। हाँ, जैसे कि ये अगर आदमी ऊपर चढ़ रहा था या नीचे उतर रहा था, एकदम चिकना कर देते, नीचे उतरता तो घर्षण बल ऊपर। इधर आइए, अभी आदमी ऊपर चढ़ रहा है, दूसरा वाला ये आदमी ऊपर चढ़ रहा है, मैंने कह दिया, मैंने खंबा एकदम चिकना कर दिया, चिकना चढ़ो बेटा तुम। तो जैसे वो चढ़ेगा ऊपर की ओर, सरफेस एकदम चिकनी हो चुकी है, तो तुरंत आदमी नीचे की ओर आएगा और तुरंत आदमी नीचे की ओर आएगा। तो इसलिए इस कंडीशन में भी घर्षण बल कहां की ओर होता है सर? इस कंडीशन में भी घर्षण बल ऊपर की ओर होता है। ये अपवाद है। तो आदमी चाहे ऊपर चढ़े चाहे नीचे उतरे, दोनों ही कंडीशन में घर्षण बल ऊपर की ओर। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना होता है कि घर्षण बल की दिशा निकालनी है ना, तो आप उस सरफेस को पहले तो एकदम चिकना कर दो, एकदम स्मूथ कर दीजिए, फिर जहां वो फिसलना चाहता है उसके जस्ट विपरीत कर दीजिए। तो सही स्टेटमेंट ये होता है, लेकिन किताबों में यही लिखा होता है, इसलिए मुझे भी यही पढ़ाना पड़ता है ना। तो इसका और भी एग्जाम्पल है मेरे पास। तो ये 3 नियम है, हालांकि अभी एक मैं एग्जाम्पल और दूंगा इसी बात का। तो ये कुछ ऐसे अपवाद है, अगर एग्जाम में पूछे जाए गलती मत कर देना, नहीं तो प्रश्न हो जाएगा गलत। साइकिल अगर चल रही है या साइकिल का पहिया प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो ध्यान रखना घर्षण बल की दिशा आगे की ओर। चढ़ने और उतरने वाले सवालों में घर्षण बल हमेशा ऊपर की ओर होता है ना।
और स्लाइड कर रहा है तो वो तो विपरीत हो ही जाएगा। ठीक है, चलो और आगे देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना सब लोग। हाँ, अब ये वाला पॉइंट देखिए, ये क्या है सर? ये हेडिंग का नाम है मिनिमम इफर्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, खुरदरी क्षैतिज सतह पर न्यूनतम प्रयास। लेकिन न्यूनतम प्रयास किसके लिए आपको लगाना है? तो आगे लिख लेना, खींचने के लिए। मैं बताता हूं ये क्या है, खींचने के लिए। ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि भाई ये है क्या, एक्चुअली में ये है क्या। जैसे कि मैं आपके सामने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया, मैंने आपके सामने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया, ठीक है, और मैंने आपके सामने इसमें एक बॉडी भी रख दी, एक ब्लॉक रख दिया, एक पिंड रख दिया, एक पिंड रख दिया। आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि कोई भी पिंड होगा उसका द्रव्यमान या भार mg नीचे की ओर और ऊपर की ओर क्या काम करता है? नॉर्मल रिएक्शन r, यही काम करता है ना। फिर आगे मुझे बताइए, अगर मुझे इसको खींचना है, अगर मुझे इसको खींचना है तो मेरे भाई खींचना है तो ये अगर भारी है और मैं खींचना चाहता हूं, मैं ये कोशिश करना चाहता हूं कि कम से कम ताकत लगाऊं। मान लीजिए यहां पर एक आदमी खड़ा हो जाए और वो ये आदमी इस पिंड को आगे की ओर खींचना चाहता है, तो खींचना चाहता है तो भाई वो ताकत लगाएगा। तो प्रश्न ये है कि वो ताकत कैसे लगाएगा ताकि कम से कम ताकत में वो खींच सके। मान लीजिए एक आदमी इसको सीधे सीधे खींच रहा है, एक आदमी हॉरिजॉन्टल फोर्स से इसको खींच रहा है, ये दूसरा आदमी ऐसे खींच रहा है। पी ना लिख के फोर्स लेते हैं। एक आदमी हॉरिजॉन्टल फोर्स से खींच रहा है, दूसरा आदमी ऐसे तिरछा खींच रहा है। तो आप मुझे बताइए, दोनों द्वारा लगाए गए जो ताकत होगी यानी F1 और F2 होगा, सर वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो आपका प्रश्न होगा नहीं सर सेम नहीं होगा। अगर पूछा जाता कि इनमें से कौन कम ताकत लगा के खींच रहा है तो मेरे हिसाब से सब लोग आंसर दे देते कि F2, थोड़ा तिरछा खींचे कम ताकत लगेगी। लेकिन अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ। अगर F2 मिनिमम ताकत है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना होगा मिनिमम ताकत के लिए, है ना। तो वही चीज लिखी हुई है कि खुरदरी क्षैतिज सतह पर किसी पिंड को खींचने के लिए आपको मिनिमम ताकत कितनी लगानी है, मिनिमम ताकत कितनी लगानी है। और ये सतह कैसी है? तो आप कह सकते हो कि ये सतह हमारी पूरी तरीके से खुरदरी सतह है। सर ये सतह पूरी तरह से कैसी है? तो इस सतह को खुरदरी सतह यानी रफ सरफेस मैंने बोल दिया। तो भैया अगर ये रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यहां पर कोई ना कोई घर्षण गुणांक म्यू जरूर होगा। ठीक है, चलो अब मैं चाहता हूं कि इसको मिनिमम ताकत लगा के खींचा जाए। तो आप सब लोगों को एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मुझे जो भी मिनिमम ताकत लगानी है वो थोड़ा सा तिरछा लगानी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को मैंने अपनी तरफ से थीटा कह दिया। तो आप एक बात बताइए, थीटा कह दिया तो एफ के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा जो कि हो जाएगा एफ क्रॉस थीटा, क्योंकि जहां पर थीटा होता है वहां क्रॉस लगाते हैं। इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। सुनते जाना सब लोग। अब पीछे की ओर बताइए क्या काम करता है? तो कहना पीछे की ओर काम करता है मेरे भाई घर्षण बल, और इस घर्षण बल का मान होता है म्यू इंटू आर। बताइए, अगर मुझे म्यू को रिप्लेस करना है तो म्यू को हमेशा रिप्लेस करना है आपको tan फाई से, और मैंने पहले भी बता रखा है कि फाई का मतलब होता है घर्षण गुणांक या घर्षण कोण बोलिए। म्यू घर्षण गुणांक, फाई घर्षण कोण, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुल मिला के मुझे एफ का मान बताना है कि कितनी ताकत लगेगी, और दूसरा ये थीटा बताना है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग को करना क्या होता है कि हमें फोर्स को बराबर करना होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल कर दीजिए, वर्टिकल फोर्स इक्वल कर दीजिए, है ना। तो मैं चित्र में सबसे पहले वर्टिकल फोर्स को इक्वल करने वाला हूं। चित्र में वर्टिकल फोर्स को, वर्टिकल फोर्स का मतलब यह हुआ कि जो फोर्स ऊपर की ओर है वो एक साथ जोड़ दीजिए, यानी आर में जोड़ा जाएगा एफ साइन थीटा को। चेक कीजिए नीचे की ओर कितना है सर, नीचे की ओर mg है, देख लो, है ना। तो मेरे भाई अगर मैं mg को टोटल mg ना मान के डायरेक्ट मैं इसको w मान लूं ताकि मुझे जोड़ने घटाने में थोड़ा सा तकलीफ ना हो यार। हालांकि मैं कह दूंगा कि w बराबर mg तो मेरे भाई अगर मैं यहां से W मान लेता हूं इसको, तो बताइए R बराबर कितना हो? चलो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते।
तो मैंने वर्टिकल फोर्स बराबर कर दिया। एक बार क्षैतिज फोर्स बराबर कर दे तो क्षैतिज में आगे की ओर है एफ कॉस थीटा और पीछे की ओर है म्यू इंटू आर, बराबर कर दिया। एफ कॉस थीटा म्यू इंटू आर को बराबर कर दिया। तो चलो एफ कॉस थीटा चलिए चलेगा, म्यू, रही बात आर की, तो आर का मान यहां से फिट कर देना। तो आर का मान कितना है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं इसको, जगह बचेगी। तो एफ कॉस थीटा उसी तरीके से म्यू और आर की जगह बताइए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। देख रहे हैं ना, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा हो गया। सर डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस म्यू का मान खोल दूं। म्यू का मतलब tan फाई होता है, म्यू का मतलब क्या होता है, tan फाई, है ना। या फिर इस म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके इधर ले आऊं। तो मेरे भाई इधर लाने के बाद f कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा cos थीटा और यहां हो जाएगा म्यू साइन थीटा। भाई म्यू को मल्टीप्लाई किया और आगे हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू। अब मैं म्यू का मान भी फिट कर रहा हूं बच्चा। म्यू बराबर कितना था, tan फाई, tan फाई यहां रखोगे, यहां भी tan फाई रखोगे, बट tan फाई यहां जब रखोगे तो ये sin फाई बटे cos फाई हो जाएगा, है ना। तो देख रहे ध्यान से, सर यहां sin फाई बटे cos फाई इधर चला जाएगा, तो cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई। cos थीटा cos फाई कितना होता है सर, cos थीटा cos फाई होता है cos थीटा माइनस फाई, डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, sin फाई बटे cos फाई आ जाएगा, बराबर यहां म्यू की जगह हमने w तो चलो था, म्यू की जगह पे tan फाई, और tan फाई क्या होता है, sin फाई बटे cos फाई होता है। भाई यहां म्यू है, म्यू की जगह sin फाई बटे cos फाई लिख दिया, क्योंकि tan फाई होता है। तो यहां से यहां कैंसिल, ये देखिए, तो फाइनली मुझे पता चल गया f बराबर आ गया w sin फाई डिवाइड बाई cos थीटा माइनस फाई। मतलब अगर आप किसी एंगल पर फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के बाद जो भी आपको फोर्स लगाना होगा एंगल पर, उसका फॉर्मूला ये है। बट ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना, याद कर लो, अच्छी बात है। एक्चुअली में इसका रिजल्ट पूछा जाता है, वो रिजल्ट मैं थोड़ी देर में बताता हूं, है ना। एक बार याद भी कर लीजिए कि अगर आप हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पर फोर्स लगाते हो और वो फोर्स चाहिए खींचने के लिए, तो डब्ल्यू साइन फाई बटे कॉस थीटा माइनस फाई। थीटा वो एंगल होगा जो एंगल आपने हॉरिजॉन्टल से बनाया, फाई तुम्हारा घर्षण कोण होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बट मुझे एफ का तो मिनिमम मान चाहिए, है एफ का कैसा मान चाहिए, मिनिमम। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, एफ के न्यूनतम मान के लिए। तो मेरे भाई अगर एफ का तुम्हें न्यूनतम मान चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो नीचे वाला जो मान है cos थीटा माइनस फाई, ये मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। सर 1 किस पर होता है, तो आपको सीधा सीधा पता है कि 1 जो होता है वो cos 0 पर होता है, और cos 0 पर जब करोगे तो थीटा बराबर फाई आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात पता चली, इसीलिए तो बार बार आपको घर्षण कोण पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो घर्षण कोण पढ़ाया जाता है आपको बार बार। सर जब आपने इसमें मिनिमम कंडीशन अप्लाई की है ना, तो पता चला कि मिनिमम ताकत आप तभी लगा सकते हो जब हॉरिजॉन्टल के साथ ये बनाया गया थीटा उतना ही हो जितना कि फाई, अर्थात जितना घर्षण कोण होगा उतना ही आपको थीटा रखना भैया। वही सेम एग्जांपल, अगर म्यू का मान मैं 1/√3 देता, म्यू का मान 1/√3, तो फाई बराबर 30 डिग्री होता, फाई बराबर 30 डिग्री तुम यहां रख दोगे तो हॉरिजॉन्टल से भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाना पड़ेगा, कम से कम ताकत के साथ खींचने के लिए, समझ रहे हैं ना। म्यू बराबर अगर मैं यहां पर 1 कर देता, 1, तो फाई बराबर 45 हो जाता, तो 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता मिनिमम ताकत से खींचने के लिए, ठीक है। तो जब भी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर किसी पिंड को मिनिमम ताकत के साथ खींचना है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया थीटा हमेशा फाई के बराबर होना चाहिए, यानी बनाया गया एंगल घर्षण कोण के बराबर होना चाहिए। चलिए अब इस बात को cos थीटा माइनस फाई बराबर 1, ये 1 यहां पुट कर दीजिए, तो यहां से आप लोगों को मिनिमम ताकत का मान भी पता चल जाएगा। वो मिनिमम ताकत कितनी होनी चाहिए, जिसके बाद कह सकते हो आप इस पिंड को खींचोगे तो कहना नीचे वाली वैल्यू 1, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा W sin फाई, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा W sin फाई।
यानी ये वो मिनिमम ताकत होगी जिस मिनिमम ताकत की वजह से आप इस पिंड को खींच पाओगे, है ना। तो बच्चा खींचने के लिए अगर मिनिमम ताकत चाहिए आप लगा दो इसको, इससे आसान बताइए क्या होगा। तो ये दो रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे ये दो रिजल्ट को डायरेक्ट बताना पड़ा। एक तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे कह देना थीटा बराबर फाई, मिनिमम ताकत लगानी है तो डब्ल्यू साइन फाई, सीधी सी बात है, ठीक है, साइन फाई। अच्छा अब आगे सुनो, इसको नोट डाउन कर लेना। इस पर एक छोटा सा नन्ना सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करके देते। 500 न्यूटन का एक पिंड क्षैतिज सतह में रखा है, यानी 500 न्यूटन। तो डायरेक्ट इन्होंने कह दिया कि भैया देखो मैंने द्रव्यमान नहीं लिया, डायरेक्ट 500 न्यूटन डब्ल्यू बता दिया। इस पिंड को गतिशील किया जाता है, लगाए जाने वाला न्यूनतम इफर्ट यानी मिनिमम ताकत तुमसे पूछी जा रही है, और देखो इन्होंने लास्ट में म्यू भी दे दिया कितना है ना, उसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए, उसकी दिशा भी ज्ञात कीजिए। तो आसान सवाल है, कठिन नहीं है ना। ये तुम्हारा पिंड ब्लॉक हो सरफेस हो रही, ये तुम्हारा ब्लॉक हो गया, ब्लॉक में नीचे की ओर क्या काम करता है सर डब्लू, ऊपर की ओर आर, मिनिमम ताकत से साथ खींचना है तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाना पड़ेगा सर थीटा, बट थीटा कितना होता है सर, थीटा उतना ही होता है जितना कि फाई। चलो म्यू बराबर कितना है 1/√3, मैंने एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ाया है। म्यू बराबर 1/√3, tan फाई बराबर 1/√3, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर आपको बल लगाना पड़ेगा 30 डिग्री के एंगल पर मिनिमम ताकत के लिए, है ना। बट मिनिमम ताकत का मान भी पूछा है, पीछे की ओर घर्षण बल आएगा, पीछे की ओर घर्षण बल आएगा, बट इन्होंने मिनिमम ताकत का मान भी पूछा है कि वो मिनिमम ताकत भी कितनी होनी चाहिए ये भी मुझे बताओ, समझ रहे ना। तो मिनिमम ताकत निकालने के लिए क्या करना है, तो मिनिमम ताकत के लिए आपको अभी ये भी फॉर्मूला बताया गया है कि मिनिमम ताकत का फॉर्मूला आया था डब्ल्यू साइन फाई, चेक कर लो चाहे डब्ल्यू साइन फाई। तो जल्दी से पुट कीजिए और जल्दी से बताइए कि डब्ल्यू साइन फाई का मान कितना आना चाहिए। तो मिनिमम ताकत डब्ल्यू का मान 500 न्यूटन, फाई तुम्हारा 30, साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, और जैसे ही तुम 1/2 सॉल्व कराओगे तो देख लो मिनिमम ताकत का मान पता चल जाएगा 250 न्यूटन। यानी इस पिंड को आगे की ओर खींचने के लिए तुम्हें कम से कम 250 न्यूटन की ताकत तो होनी ही चाहिए शरीर में। हाँ, अगर 250 न्यूटन की ताकत नहीं लगा पा रहे हो तो माफ करना भैया, थोड़ा खा पी के आ जाओ, तब आप इसको खींच पाओगे। हाँ, हो सकता है कि कोई मिनिमम ताकत नहीं लगाना चाहता, ये एंगल नहीं रखना चाहता, तो हॉरिजॉन्टल खींच सकता है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मिनिमम ताकत लगानी है तो उतना ही एंगल बनाना हॉरिजॉन्टल के साथ जितना कि तुम्हारा घर्षण कोण होगा, और वो मिनिमम ताकत कितनी होती है डब्ल्यू साइन फाई होती है, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हो इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास गोलाकार सतह पर कीटों का संतुलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। अब इस हेडिंग में क्या पढ़ना है मैं बताता हूं। ये हेडिंग आपको फिर से फ्रिक्शन एंगल का एक एप्लीकेशन बताएगी। ये हेडिंग फिर से आपको एक फ्रिक्शन एंगल का क्या बताएगी, एप्लीकेशन बताएगी। चलो अब ध्यान से सुनना, इस हेडिंग में आपको क्या समझना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरह का एक स्फेरिकल सरफेस बना ली, मतलब गोलाकार सतह बना ली, ये मेरी गोलाकार सतह है। अब गोलाकार सतह है तो मैं इसको एक काम करता हूं कि इस गोलाकार सतह में कुछ चीजें मैं हटा देता हूं, ऊपर कुछ चीजें हटा देता हूं। ये मैंने गोलाकार सतह की कुछ चीजें हटा दी है। ये गोलाकार सतह है, मैंने इसलिए हटाया इसको क्योंकि कई बार आपको गोलाकार सतह बोलेगा जरूर, बट आपको हो सकता है कटोरा बोल दे हैं, और मैंने हटाया इसीलिए भी क्योंकि मुझे इसके अंदर कीड़े को चलाना है, कीड़े को चलाना है। अगर मैं पूरा रखता तो आप कहते कीड़ा अंदर कैसे पहुंच गया, है ना। तो ये मान लीजिए गोलाकार सतह है और ये रहा इसका सेंटर, और ये जो सरफेस है ना ये रफ है। कैसी बच्चा, रफ। और मैंने पहले ही बता रखा है रफ का मतलब होता है कि घर्षण होगा, और घर्षण है तो इसका घर्षण गुणांक मैंने म्यू मान लिया। कितना मान लिया, म्यू, है ना। ये रफ सरफेस है, घर्षण गुणांक। फिर इसके अंदर एक छोटा सा नन्हा सा बेचारा सा कीड़ा है, और ये कीड़ा क्या करता है, मैं थोड़ा सा वर्टिकल एक्सिस खींच लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। मैंने इस पे क्या किया है, एक इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस खींच ली, ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है, ओके।
अब होता क्या है कि ये जो सेंटर मैंने बताया, यहां पर एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है, ये है हमारा कीड़ा, आपको इसको कीड़ा बोल दीजिए, चींटी बोल दीजिए, चीटा बोल दीजिए, ट्रॉटरोच बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ये बेचारा कीड़ा इसकी इंटरनल सरफेस पे, आंतरिक सतह पे धीरे 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 चढ़ना शुरू करता है। बट मैं आपको बता दूं, एक तो ये चढ़ता है केवल और केवल घर्षण की वजह से, ऐसे चढ़ना, लेकिन एक ये निश्चित लिमिट तक ही ये कीड़ा चढ़ सकता है, इसके बाद नहीं चढ़ सकता, है ना। इसको मैंने अपनी तरफ से O कह दिया, इसको मैंने A कह दिया, और जिस निश्चित ऊंचाई तक ये चढ़ सकता है उसको मैंने B कह दिया। क्यों? क्योंकि और ऊपर चढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं एक पोजीशन ऐसी आएगी जो अपने भार के एकदम परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से वो अपनी भार की वजह से कि पूरा का पूरा गिर ही जाएगा। हाँ, गिर ही जाएगा, नहीं गिरेगा तो लुढ़क जाएगा। एक होता है फिसलना, देखो चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसले। एक होता है लुढ़कना, टॉपलिन। टॉपलिन का मतलब गया था ताकत लगा के इतना साल परपेंडिकुलर हो गया, उल्टा होके लुढ़की गया, है ना, समझ रहे ना। तो एक होता है स्लाइड करना, एक होता है लुढ़कना, है ना। तो ये चलना यहां से शुरू करेगा और ज्यादा से ज्यादा एक निश्चित ऊंचाई तक चढ़ सकेगा। तो तुमसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए वो निश्चित ऊंचाई कितनी होनी चाहिए जहां तक वो चढ़ सकेगा, ज्यादा। इसके लिए आपको रेडियस दे देगा और इसके लिए आपको बता देगा कि म्यू कितना है। तो याद रखना, शुरुआत हुई थी नीचे से, चढ़ गया पॉइंट बी तक, तो उतनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगा जितनी ऊंचाई में ये बनने वाला एंगल फाई हो जाए। इस बात को आप याद कर लो डायरेक्ट, हालांकि मैं प्रूव भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर ये उतनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है कि जितनी ऊंचाई में ये वर्टिकल के साथ बनाया गया एंगल कितना हो जाना चाहिए, फाई, इससे ज्यादा नहीं, घर्षण कोण के बराबर होना चाहिए। बस आप इस बात को बस इतना याद कर लो, ये केवल और केवल उतनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है जितनी ऊंचाई में वर्टिकल के साथ बनाया गया एंगल फाई हो जाए, घर्षण कोण। ये निकल आएगा मेरे पास, जैसे कि मैं फिर वही एग्जाम्पल, म्यू का मान 1/√3 मान लू, फाई 30 डिग्री हो जाएगा, बस 30 डिग्री तक चढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। अच्छा, एक दो चीजें और भी आपको समझनी पड़ेगी। यहां पर समझना पहले ये पॉइंट पड़ेगा कि इस कीड़े का जो वेट है mg वो नीचे की ओर काम करेगा। ओके, फिर इस mg के तुम्हें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इस mg के तुम्हें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, है ना। पहला ये डायरेक्शन, दूसरा ये डायरेक्शन, है ना। अगर मैं एंगल की बात करता हूं, अगर ये एंगल फाई है तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी फाई हो जाना चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएगा mg cos फाई और ये हो जाएगा mg sin फाई। अब mg sin फाई की वजह से वो नीचे आना चाहता है मेरे भाई, बट होगा क्या, घर्षण बल की दिशा पीछे साइड हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था घर्षण बल का ये भी एक अपवाद है दिशा बताने का। याद करो, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कभी तुम्हें घर्षण बल की दिशा निकालनी हो कहीं पर भी, तो उस सतह को एकदम चिकना कर दो, फिर ये देखो कि वो फिसलना कहां चाहता है, और फिर ये देखो कि उसके विपरीत दिशा कहां होनी चाहिए। अगर मैं इसको एकदम चिकना कर दूं तो ये कीड़ा नीचे की ओर आना चाहता है, अर्थात घर्षण बल पीछे साइड हो जाएगा। तो हमेशा कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर एक कीड़ा जो है सरफेस पे, इंटरनल सरफेस पे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो बताइए घर्षण बल की दिशा कहां होनी चाहिए। तो आपको बताना है टेंजेंट में ऊपर की ओर, स्पर्श रेखा में ऊपर की ओर, नीचे नहीं कर देना, ध्यान रखना। चितना होगा तो कीड़ा नीचे की ओर आएगा, अर्थात घर्षण बल ऊपर की ओर। अब ये मत कहना कीड़ा ऊपर जा रहा है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट जो है ना चढ़ने वाले सवालों में हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि ये उतने ही एंगल तक चढ़ सकता है जब ये एंगल वर्टिकल के साथ बनाया गया एंगल फाई होना चाहिए। प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेडियस तो हमने आर कह ही दिया है। एक और काम करते हैं, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन इसकी काम करेगी ना, ये नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन को भी हम लोग अपनी तरफ से आर बोल देते हैं। ये देखो, रेडियस आर अलग है, नॉर्मल रिएक्शन अलग है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन, ये आर यानी नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो आप कुछ नहीं करना, आर को mg के बराबर कर दो, mg cos फाई के बराबर कर दो, और म्यू इंटू आर को mg sin फाई के बराबर कर दो, mg sin फाई के। और अगर ये वाला r की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी जाए, mg cos फाई रख दी जाए, और यहां पर mg sin फाई पहले से भी था,
है ना। तो आप देखिए यहां से mg से mg कैंसल आउट हो जाएगा, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, मिस्टेक ये कर रहे हैं इसमें कि हमने पहले से ही इसको फाई मान रखा, तो पहले से फाई ना मानो, पहले से आप इसको मान लो थीटा, पहले से आप इसको क्या मानो सर, पहले से आप इसको मानो थीटा। तो जब थीटा मानोगे तो ये सब थीटा थीटा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आप उसको याद कर लो, थीटा मान के कर लेना, हो जाएगा ना, बस इतना याद रखो ये फाई होना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, है ना। और कोई बड़ी बात नहीं, जैसे मैं इसको थीटा मान लूं, तो ये mg साइन थीटा बराबर नॉर्मल रिएक्शन r हो जाएगा, म्यू इंटू आर बराबर mg कॉस थीटा हो जाएगा, mg साइन थीटा नहीं, mg कॉस थीटा बराबर r हो जाएगा। ये देखो ये वाला बराबर कर देंगे। उसके अलावा आप कह सकते हो कि क्या हो जाएगा, उसके अलावा mg साइन थीटा बराबर म्यू इंटू आर, और r की जगह पे फिर से mg कॉस थीटा, मैंने थीटा मान के कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको, है ताकि मैं समझा सकूं कि ये कहां से आया, ऐसे कर देंगे। तो म्यू बराबर हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा tan थीटा, और म्यू का मतलब होता है tan फाई, और tan फाई बराबर tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल, तो यहां देखो थीटा बराबर फाई आ गया। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया है कि ये एंगल फाई होता है, इसलिए मैंने उसको प्रूफ नहीं किया ना, नहीं तो मैं पहले थीटा मानता, प्रूफ कर देता, 2 मिनट लगता, है ना। चलो अब मैं इसका आपको वो बता देता हूं एग्जाम्पल, देखिए। तो सामने एक नन्ना सा मैंने न्यूमेरिकल लिया है ताकि आपको मैं चीजें समझा सकूं। क्या है क्वेश्चन, यदि कोई कीड़ा 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोलाकार सतह की आंतरिक सतह पर चढ़ना शुरू करता है, ऐसे त्रिज्या कितनी है 50 सेंटीमीटर, यदि कीड़ा अधिकतम 10 सेंटीमीटर तक ही चढ़ सकता है तो घर्षण गुणांक बताइए, है ना। तो ये गोलाकार सतह है, यहां से चढ़ना शुरू करता है, त्रिज्या का मान कितना बोला जा रहा है, त्रिज्या का मान 50 सेंटीमीटर है, देख लीजिए चाहे वहां पर। फिर क्या बोला जा रहा है, अधिकतम कितना ऊंचाई तक चढ़ सकता है, सर अधिकतम 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ सकता है, यानी इसको ऐसे मिलाइए, ओ ये मानिए, ए ये मानिए, बी ये मानिए। अधिकतम कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है, सवाल में लिखा है अधिकतम 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ सकता है, यानी ये अधिकतम 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ सकता है, यानी ये कितना हो जाएगा सर, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ गया। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर हो गया मेरे बच्चा, तो ये तो रेडियस है यहां से यहां तक, ये 50 सेंटीमीटर ही होगा, ओके ध्यान सुनना, ये 50 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये अधिकतम 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ सकता है, तो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा, तो कहना 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, पूरा 50 था क्योंकि रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 40। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा समकोण त्रिभुज के हिसाब से, सर समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये हो जाएगा 30। तो मेरे भाई यही वाला एंगल ही तो हमें निकालना होता है, क्योंकि म्यू निकालना है, और ये वाला एंगल हमने फाई माना था, फाई। तो मेरे भाई अगर मैं पूछूं फाई कितना है, वो भी tan फाई निकालो, tan फाई, तो tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 30 और आधार हो जाएगा 40, तो tan फाई बराबर हो जाएगा 0.75, और जो तुम्हारा tan फाई होता है वही तुम्हारा म्यू है ना, जो तुम्हारा tan फाई है वही तुम्हारा म्यू है, यानी म्यू का मान भी 0.75 हो जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है, बस ओके। कितनी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 50 में 10 घटा दो, ये 40, ऊपर वाला हिस्सा 40 बचेगा, फिर ये 50 ये 30, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी से, है ना। तो वो रिजल्ट ना हमारे माइंड में होना चाहिए कि कीड़ा अधिकतम कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है, तभी आप ऐसे प्रश्नों को तुरंत सॉल्व कर पाओगे। अगर पता चले ये आ गया और हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रूविंग कर रहे हैं, तो फिर नहीं सॉल्व हो रहा, है ना। चलिए एक और घर्षण का एप्लीकेशन बड़ा खास है, इसे भी आपको देखना पड़ेगा। इसे बोला जाता है सीढ़ी का खुरदरी सतह पर संतुलन, सीढ़ी का खुरदरी सतह पर संतुलन। सर ये क्या लकड़ी है बताइए जरा मुझे, मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखाई, एक मैंने वर्टिकल सरफेस दिखाई, मतलब एक क्षैतिज सतह है, एक ऊर्ध्वाधर सतह है।
होता क्या है कि आप डाउन साइड में अभी भी चले जाइए कि डाउन साइड में इस तरीके से यहां पर सीढ़ियां जरूर लगी होती है और इसी सीढ़ी में आदमी ऊपर चढ़ता है ना। तो वो सीढ़ी को सेट करने का भी अपना अपना तरीका होता है। कई बार देखिए जब आपकी मम्मी यहां से सीढ़ी चढ़ना शुरू करती है और सीढ़ी फिसल रही होती है, तो मम्मी क्या काम करती है कि जब यहां पर मम्मी ऊपर चढ़ना शुरू करती है और देखती है कि सीढ़ी फिसल रही है, तो वो सीढ़ी को ऐसे उठाती है, ठट से थोड़ा सा और चढ़ा देती है ना। वो क्यों चढ़ाती है समझना तो पड़ेगा ना, क्यों चढ़ाती है ना, वही बात हमें समझनी है। चलो आगे देखिए। तो मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सीढ़ी दिखाई, ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया, सीढ़ी का ये वाला सिरा मैंने ए मान लिया और सीढ़ी का ये वाला सिरा बी मान लिया। ध्यान से सुना, थोड़ा घर्षण गुणांक के बारे में बात करेंगे। ये जो क्षैतिज सतह है इसका घर्षण गुणांक मैंने μ1 मान लिया क्योंकि अलग अलग भी हो सकता है, और ये जो ऊर्ध्वाधर सतह है इसका घर्षण गुणांक मैंने μ2 मान लिया। इस ऊर्ध्वाधर सतह का घर्षण गुणांक मैंने कितना माना सर, μ2 माना। अब आप जल्दी से बताइए कि अगर ये सीढ़ी में आदमी चढ़े और सीढ़ी फिसलना शुरू कर दे, तो सीढ़ी फिसलना शुरू कर देगी तो बिंदु ए कहां की ओर जाएगा? तो कहना बिंदु ए अगर सीढ़ी फिसलेगी, सीढ़ी ऐसे फिसले तो बिंदु ए देखो यहां भागेगा, बिंदु बी नीचे, तो बिंदु बी यहां की ओर भागेगा, जिसकी वजह से घर्षण बल इस पर पीछे की ओर आ जाएगा μ1 × r या μ1 × r1 है ना। तो बिंदु ए दूर की ओर भागेगा बट देखिए घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा बिंदु बी कहां जाएगा? तो जब ये फिसलना शुरू करेगी ऐसे, ये बिंदु ए इधर, बिंदु बी नीचे, बिंदु बी नीचे आएगा, लेकिन घर्षण बल की दिशा कहां होगी सर? इसमें ऊपर की ओर हो जाएगी μ2 × r2, μ2 × r2। कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी, यहाँ की रिएक्शन अलग, वहां की रिएक्शन अलग होगी, हाँ सेम नहीं होगी। तो सबसे पहले तो घर्षण बल की दिशा तुमसे पूछता है और साथ साथ ये भी पूछता है कि बिंदु ए और बिंदु बी कहां की ओर फिसलना चाहेगा, है ना। तो ये याद रखना। हाँ तीसरी चीज सुनिए, तीसरी चीज में आप लोगों को अगर ये एंगल थीटा है जो कि एकदम संतुलन का एंगल है, एकदम संतुलन का एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा निकालने का भी फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर मैं संतुलन की स्थिति में ये थीटा तुमसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि संतुलन की स्थिति में बताइए इस थीटा का मान कितना होना चाहिए संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में याद रखना इस थीटा का जो मान होता है मेरे भाई, इस थीटा का मान tan थीटा बराबर होता है, वो होता है 1 - μ1 μ2 / 2 μ1। सिर्फ इतना याद रखना है, संतुलन की स्थिति में इस थीटा का जो मान होता है वो μ1 μ2 1 - μ1 μ2 / 2 μ1, इतना याद रखना। हाँ ये भी तुम्हें याद होना चाहिए कि μ1 जमीन वाला घर्षण गुणांक है और μ2 दीवार वाला है ना। अब देखो अगर तुमने दीवार वाला घर्षण गुणांक 0 कर दिया, मतलब दीवार एकदम चिकनी है, दीवार वाला घर्षण गुणांक 0 कर दिया यानी दीवार कैसी है चिकनी, तब भी देखिए tan थीटा का कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा और वो आएगा 1/2 μ1, क्योंकि μ2 0 हो चुका होगा उस समय, देख लो हो जाएगा। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा मतलब ये है कि सर अगर जो है μ1 0 हो गया मतलब जमीन चिकनी हो गई, इसको क्या बोलोगे जमीन चिकनी हो गई। तो अगर μ1 0 हो गया डेट मीन जमीन चिकनी हो गई, जमीन चिकनी हो गई, तो जमीन चिकनी हो गई तो देखो μ1 0 करो, μ1 0 करो, नीचे 0, तो tan थीटा में जब भी कभी नीचे 0 आएगा तो वैल्यू इनफाइनाइट, तब संतुलन का जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। हालांकि 90 डिग्री में कोई भी आदमी सीढ़ी पे चढ़ नहीं सकता। आप ये खुद सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या आदमी ऊपर चढ़ सकता है? नहीं ना, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर दीवार चिकनी है या दीवार चिकनी है, ये μ2 0 है, तब भी सीढ़ी को जमीन में टिकाकर चढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर जमीन चिकनी है फिर दीवार चाहे जितनी भी चिकनी ना हो तो आप कभी भी चढ़ नहीं सकते। तो जमीन चिकनी है कभी नहीं चढ़ सकते, जमीन चिकनी है कभी भी चढ़ नहीं सकते क्योंकि उस समय थीटा 90 है ना। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। अब मैं इसका 1-2 एप्लीकेशन समझा देता हूं कैसे। जैसे कि पहला वाला एप्लीकेशन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी एक समान सीढ़ी का एक सिरा
चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार में टिका हुआ है। पहले फोकस कीजिए, इन्होंने एक लाइन बोली है चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार, है ना। ऊर्ध्वाधर दीवार को चिकना बोल दिया है, अर्थात μ2 तुम्हें 0 लेना है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, जबकि दूसरा सिरा खुरदरे समतल, दूसरा सिरा समतल, यानी इन्होंने μ1 का जो मान दिया है वो 8/2 दिया है, हालांकि उनको म्यू कहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि सीढ़ी संतुलन में हो तो सीढ़ी का क्षैतिज के साथ बनाया जाए, थोड़ा बताइए। तो सीढ़ी अगर संतुलन में है तो बताइए, मैंने अभी बताया है कि फॉर्मूला तो वैसे तो होता है 1 - μ1 μ2 डिवाइड बाई 2 μ1, यही होता है। बट अगर दीवार चिकनी है, μ2 0 है, तो इस वाले टर्म का कोई मतलब नहीं। μ1 का मान 8/2 रखिए, 8/2 2 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अर्थात 45 डिग्री पर सीढ़ी जो है सीमांत संतुलन में होगी। 45 डिग्री पर सीढ़ी क्या होगी, सीमांत संतुलन में। ये जो मैंने एंगल बताया ना, ये एंगल एक्चुअली में सीमांत संतुलन का एंगल होता है। थोड़ा सही लिख लेना, संतुलन तो बहुत सारे हो सकते हैं, संतुलन बहुत सारे हो सकते हैं, ये एंगल किसका होता है, सीमांत संतुलन का एंगल होता है, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री सीमांत संतुलन का एंगल। अब देखो इसमें भी बड़ा खेला आता है, 45 डिग्री आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर सीढ़ी का हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो सीढ़ी सीमांत संतुलन की स्थिति में होगी, सीढ़ी सीमांत संतुलन की स्थिति में। सर ये कंडीशन कौन सी होगी, सर ये कंडीशन होगी सीमांत संतुलन। अच्छा, सीमांत संतुलन क्या होता है सबको पता है ना। सीमांत संतुलन का मतलब होता है कि सीढ़ी जस्ट फिसलने की स्थिति में है, हाँ फिसल नहीं रही, फिसलने की स्थिति में है। तो जितने भी एंगल, अब देखो अगर मुझे सीढ़ी को फिसलने की स्थिति में है, लेकिन मैं चाहता हूं और ज्यादा संतुलित हो जाए, तो याद रखना संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे अपने इस सीढ़ी को ऐसे पकड़ के थोड़ा उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। यानी अगर मैंने एंगल को सीढ़ी को थोड़ा सा एंगल ऐसे कर दिया, यानी ये एंगल बढ़ाकर जो है 45 से ज्यादा कर दिया, या मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 60 डिग्री मान लिया, कितना मान लिया, 60 डिग्री। बताइए, तो क्षैतिज के साथ बनाए गए एंगल बढ़ा देने के बाद 45 के बाद 60 डिग्री मैंने कर दिया। आप खुद सोचो, अपने एक्सपेरिमेंट से सोचो, मान लो आप इस सीढ़ी पे ऐसे चढ़ रहे हो, डो तुम्हें लगा सीढ़ी फिसलने वाली है, तुमने क्या किया, सीढ़ी पकड़ा, ठट से ऊपर चढ़ा दिया, एंगल बढ़ा दिया, मतलब तो सीढ़ी संतुलन में हो जाएगी ना। तो ये कंडीशन होती है तुम्हारा संतुलन वाली कंडीशन, ये होती है संतुलन वाली कंडीशन। बट अगर इसका धोखे से आपने उल्टा कर दिया, आपको नहीं पता था, क्योंकि आपने कभी सीढ़ी पर चढ़ाई की नहीं, आपको नहीं पता था, आपने जब 45 डिग्री पर देखा कि भैया डुड कर रही है, तुमने एंगल बढ़ाने की बजाय एंगल और कम कर दिया, एंगल कर दिया 30 डिग्री। तो मेरे भाई एंगल बताइए 30 डिग्री कर दिया, इसका मतलब सीढ़ी किस अवस्था में हो गई, तो कह सकते हो सीढ़ी जो है असंतुलन की अवस्था में हो गई, असंतुलन की अवस्था में हो गई। असंतुलन का मतलब यह है कि इस कंडीशन में सीढ़ी गति करेगी, और गति कैसे करेगी वो मैंने आपको बता ही दिया है, गति कैसे करेगी वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। मतलब ये वाला सिरा इधर की ओर गति करेगा, ये वाला सिरा इधर की ओर, ठीक है। तो अगर तुमसे संतुलन और असंतुलन भी पूछा जाए ना, हाँ ये तो सीमांत संतुलन में एंगल और दूसरा ये भी, तो संतुलन की स्थिति तब मिलेगी अगर सीमांत संतुलन का एंगल 45 डिग्री है, तो संतुलन की स्थिति तब मिलेगी जब थीटा का मान 45 डिग्री से ज्यादा करोगे, हाँ, और असंतुलन की स्थिति तब मिलेगी जब थीटा का मान 45 डिग्री से कम करोगे। ये पॉइंट भी कई बार आता है एग्जाम में, है ना। तो कोई भी पॉइंट हो, बस आपको समझना है कैसे, तो ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और प्रश्न है, काफी बढ़िया सवाल ये भी, ये दोनों वाला है
यदि एक समान सीढ़ी का एक सिरा क्षैतिज समतल पे टिका है, दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार पे टिका है, फर्श तथा दीवार, पहले फर्श बाद में दीवार, पहले फर्श बाद में दीवार, घर्षण गुणांक दिया। देखो पहले फर्श का दिया है 3/7, दीवार का दिया है 1/3, तो संतुलन की स्थिति में सीढ़ी के साथ क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण पूछा जा रहा है। अब बताओ कितना आसान सवाल है ना। कुछ नहीं करना यार, सीधा सीधा tan थीटा बराबर बताइए क्या होता है, तो tan 1 - μ1 μ2 डिवाइड बाई 2 μ1 होता है। लगा दीजिए, खटाक से आंसर आएगा, फटाक से उत्तर आएगा। देख लो 1 - μ1 कितना है 3/7 है, μ2 कितना है 1/3 है, डिवाइड बाई 2 μ1 कितना है 3/7 है। देख लो बस कुछ नहीं करना, तो 3 से 3 ये उड़ा दीजिए, 1 में से 1/7 जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 6/7, और नीचे भी थोड़ा गौर से देखिए 6/7 आया, और 6/7 मतलब 1। अगर tan थीटा तुम्हारा 1 है, अगर tan थीटा 1 है, हाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे सीढ़ी वाले प्रश्न आ गए। तो यहां से फ्रैक्शन का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो हम लोग इसको हल्के में नहीं पढ़ा सकते। हम लोग चाहते तो इसको बहुत कम शब्दों में भी पढ़ा देते, जितना आपने अभी तक फ्रैक्शन पढ़ा हुआ था बस उतना ही पढ़ा देते हैं, नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि सिंगल बच्चे का कोई भी क्वेश्चन छूटे, इसलिए हम लोग हर चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, समय है ना हम लोग के पास, है ना। ओके, तो चलो फिर हम लोग अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।